हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्री 2023 के लिए आज हम एल सीरीज़ का 11वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले हम 10 भाग इसके कर चुके थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 9,999 एमसीक्यू है। इसमें मैंने 100 क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं, तो ये 10,100 क्वेश्चन हो गए हैं। 10,100 क्वेश्चन ये समझ लीजिए आपके लिए प्री निकालने के लिए ये रामबाण प्रश्न है। इसके मोस्टली टेस्ट तैयार हो गए हैं। 10 या 15 टेस्ट रह गए हैं जो 2-3 दिन में तैयार हो जाएंगे और 15 अक्टूबर से हम इसको लॉन्च कर देंगे। इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही अवेलेबल रहेगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने हर फैक्ट कवर किया है। चंद्रयान 3 से लेके एशिया कप हो, कोई भी करंट जो अभी तक का टॉपिक है वो सब कुछ इसमें कवर रहेगा। साथ में हम एक ग्रुप भी प्रोवाइड कर देंगे। जो भी करंट का एग्ज़ाम तक कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो वहाँ पर मैं कवर करवा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपको जो यूनिट सेकंड है इतिहास के जो टेस्ट है उसमें मिलेगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12, 16, 18 या 21? तो पुराणों की कुल संख्या है 18। ये पहले एग्जाम में 1-2 बार पूछा जा चुका है। ये 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप का, पुण्य का, अलग अलग कर्मों की जो गाथाएं कही गई हैं वही पुराणों में है। इनमें से कुछ हैं जैसे कि ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, ब्रह्म पुराण है, लिंग पुराण है, वराह पुराण है। इस प्रकार से पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है आपको याद रखना है। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? 18। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पहला पुराण कौन सा है? पहला पुराण है वो है ब्रह्म पुराण। पहला कौन सा है? पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे पहला पुराण है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? अर्थव्यवस्था, धर्म, नैतिकता या राजव्यवस्था? कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जिनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। यहाँ पे व्यापार के बारे में, वाणिज्य के बारे में, कानून के बारे में ये सभी लिखा गया है। लेकिन जो इसका मेन रूप है, जो मेन बात इसमें कही गई है वो राज व्यवस्था। भले ही इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं लेकिन इसका जो वर्णन है, जो इसमें जिसके बारे में बात की गई है वो राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन है? राज व्यवस्था का है। और इसमें क्या है? 15 अभिकरण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं। 15 अभिकरण हैं और क्या है? 180 प्रकरण हैं एवं 6000 श्लोक हैं। ये भी आपको याद रखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है? 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। इसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र के बारे में बात की गई है। और इसके अलावा ये आपसे पूछ सकते हैं इसको कब रचा गया था, कब बना था? तो ये 4वीं शताब्दी में इसका रचा हुआ ग्रंथ है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किस भाषा में लिखा गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस में है? संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। तो ये सभी आपको याद रखना है कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। और 376 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व तक, 376 से 283 ईसा पूर्व तक इनका समय रहा था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री भी थे। ये मुख्यमंत्री नहीं, महामंत्री थे। इन्हीं के ही सानिध्य में रह के चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है विजय पाई थी। अगर जो पूछे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे, तो वो थे समाशास्त्री। याद रखिएगा, कौन थे? समाशास्त्री थे। तो ये सब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत सरल है। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना कब आरंभ किया? प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या ताम्र पाषाण? सबसे पहला जो काल था जिसको बोलते हैं हम पुरा पाषाण युग। पुरा पाषाण युग या प्राचीन पाषाण युग, जो कि 25 से 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पूर्व तक चला था, उस काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। पत्तियों को रगड़कर आग का प्रयोग आरंभ हो गया था। कृषि का प्रारंभ कब हुआ? प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या ताम्र पाषाण युग में? तो किस काल में
कृषि का आरंभ हुआ, या आप बोल सकते हैं कि किस युग में कृषि का प्रारंभ हुआ? तो कृषि का आरंभ हुआ था नवपाषाण काल में। कब आरंभ हुआ था कृषि का? नवपाषाण काल में इसका आरंभ हुआ था। मनुष्यों के कुछ समूहों ने शिकारी सामूहिक जीवन शैली को पूरी तरह से खेती शुरू करने के लिए छोड़ दिया था। इन्होंने जंगली पौधों पर रखने की जीवन शैली को संक्रमण करने के लिए भी छोटे छोटे पौधे भी लगा लिए थे। इसके बाद उन्होंने बड़े फसल वाले खेत भी जो है बोने लगे थे। लगभग 1,05,000 साल पहले ये जो है नवपाषाण काल जो शुरू हुआ होगा। प्राचीन पाषाण काल की बात करें तो जो लगभग 30 लाख ईसा पूर्व का है, 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, वो पूरा पाषाण कहलाता है। मध्य पाषाण काल कहलाता है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और जो नवपाषाण काल है वो कब तक कहलाता है? 7,000 से 1,000 ईसा, और 1,000 से वर्तमान का जो काल है वो ताम्र पाषाण काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत में, पाली में, तमिल में या प्राकृत? देखो, संगम साहित्य में अगर आपने नाम सुना होगा तो जो संगम साहित्य है वो साउथ में ही रहता है। ये साहित्य संगम वंश, संगम युग जो है साउथ में ही चलता था। तो संगम साहित्य की जो रचना हुई थी वो तमिल में हुई थी। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में है तोलकाप्पियम है, पत्तम पातु है, ये सिलप्पादिकरम है, चिंतामणि। ये सभी महाकाव्य कौन से भाषा के हैं? ये तमिल भाषा के हैं। तमिल भाषा 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी। प्रेम गाथा इसका एक ग्रंथ था जो तमिल भाषा में लिखा गया है। तो याद रखिएगा। आपसे पूछें जो तोलकाप्पियम नामक एक मात्र ग्रंथ उपलब्ध है वो कौन सा ग्रंथ है? तो ये तमिल का व्याकरण ग्रंथ है। क्या है इसका नाम? तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम क्या है? तमिल का एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रथम संगम जो हुआ था मदुरई में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। एक और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, संगम साहित्य के जनक किसको बोला जाता है? संगम साहित्य के जनक किसको बोला जाता है? अगस्त्य को बोला जाता है। महर्षि जो सिद्ध अगस्त्य थे, तमिल सिद्ध अगस्त्य, उनको संगम साहित्य का जनक माना जाता है। और संगम साहित्य सबसे पहले किस भाषा में उपलब्ध हुए थे? तमिल भाषा में उपलब्ध हुए थे। अगला है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखित है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी? तो त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखित है। और ये किस धर्म का ग्रंथ है? जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय आते हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पेटी या 3 पिटारी इनको बोलते हैं। और ये बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। भगवान बुद्ध के इसमें उपदेश हैं, उपदेश इसके संग्रहित हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो उनके जो बौद्ध धर्मों के जो नियम होते हैं, उनके उपदेश होते हैं, वो इस भाषा में आते हैं। तो कोई याद रखना है। किस भाषा में त्रिपिटक की रचना की गई है? त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस युग में किया गया? ताम्र पाषाण युग में, नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में या प्राचीन पाषाण युग में? पहिए का आविष्कार कब किया गया? तो लगभग ईसा से 3500 वर्ष पूर्व पहिए का आविष्कार होने लगा था। और ये कब आया था? नवपाषाण काल में आया था। अगला क्वेश्चन है, किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था? नवपाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में? तो मानव ने स्थिर जीवन जीना आरंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में कर दिया था। जोरवे संस्कृति का केंद्र क्या है? जोरवे संस्कृति का केंद्र गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? जोरवे संस्कृति का केंद्र था महाराष्ट्र। 1400 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास ये जोरवे संस्कृति जो विदर्भ का जो क्षेत्र है, कोंकण तट को छोड़कर महाराष्ट्र में फैली गई थी। वैसे तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन इसकी कई बस्तियां जैसे दायमाबाद, इनाम गांव, ये नगरीकरण तक पहुंच गई थी। तो ये सभी याद रखना। और इस संस्कृति का प्रारंभिक चरण 14 से 1000 ईसा पूर्व तक था। जोरवे संस्कृति के जो लोग थे मेनली कृषि करते थे।
अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा का विकास कब हुआ? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाभारत काल में या पुराण काल में? देखो, जाति प्रथा ऋग्वैदिक में नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया था तो जाति प्रथाएं आरंभ हो गई थी, जातियां अलग अलग भागों में बट गई थी। तो याद रखिएगा, जो उत्तर वैदिक काल है 1500 के बाद का, 1500 से 500 ईसा पूर्व का, वो उस समय जाति प्रथा आरंभ हो गई थी। अलग अलग लोगों को अलग अलग, शूद्र में, क्षत्रिय में, ब्राह्मण में अलग अलग जातियां बट गई थी। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कार्य का विभाजन, जाति विभाजन, सामाजिक। जो आर्यों की वर्ण व्यवस्था थी, उन्होंने कर्म के आधार पर विभाजन किया। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर किया? आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म के आधार पर था। जैसे सैनिक कार्य करने वाले, जो सेना का काम करते थे, वो क्षत्रिय कहलाने लगे थे। कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे, उनको वैश्य कहा जाने लगा था। जो उपरोक्त वर्गों की सेवा करते थे, उनको शूद्र कहा जाने लगा था। तो आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म का विभाजन या कार्यों का विभाजन। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे? कमेंट में आपको मेरा एक चैनल भी मिल जाएगा, जीके विद आकांक्षा के नाम से ही बनाया है मैंने, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी, एग्जाम से संबंधित जानकारी सभी वहाँ मिलता रहेगा। ग्रुप MPPSC के लिए टेलीग्राम पर भी MPPSC वाई जीके विद आकांक्षा के नाम से, इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी है, तो ये सभी आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। 15 तारीख के बाद हम ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर लेंगे। 10,100 प्रश्न, पहले उसमें 10,000 प्रश्न हो रहे थे, लेकिन कुछ जो फैक्ट थे, मैंने 30-30, 40 प्रश्न एक्स्ट्रा डाले हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी डालना। तो वो 100 टेस्ट से ज़्यादा ही हो रहा था, तो फिर मैंने उसको बढ़ा दिए हैं क्वेश्चन को। अपौरुषेय कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है, बताइए किसको कहा है? वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को या महावेदों को? किसको अपौरुषेय कहा गया है? जिसमें पौरुषत्व ना हो, वो किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है वेदों को। किसको कहा गया है? वेदों को। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। हिंदू धर्म ये मानता है कि वेद अपौरुषेय हैं, मतलब वेदों को किसी ने रचा नहीं है, ना ही तो इसे किसी मनुष्य ने रचा है, ना ही इसे किसी देवीय शक्ति ने रचा है, इसलिए इसको अपौरुषेय बोला जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपौरुषेय किसको बोला जाता है? तो ये वेदों को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वेदों की रचना किसी ने नहीं की है, ना किसी मनुष्य ने की है और ना ही किसी देवी शक्ति ने की है। अगला है, सभा और समिति किस प्रकार की संस्थाएं थी? वैदिक काल में सभा और समिति संस्थाएं हुआ करती थीं, जो कि राजा को सलाह देती थी, मतलब राजा को सलाह प्रदान करती थी। तो जब राजा को सलाह प्रदान करेंगी तो वो किस प्रकार की हो जाएंगी? तो वो राजनीतिक समितियाँ, राजनीतिक संस्थाएं हो जाएंगी। वैदिक काल में जो सभा को सभा और समिति को समिति के नाम से जाना जाता था। जो सभा होती थी उसमें गांव के बुजुर्ग रहते थे। सभा में कौन होता था? सभा में गांव के बुजुर्ग होते थे, और समिति में जितने भी समुदाय होते थे उनके सदस्य होते थे। समिति में समुदाय के सदस्य होते थे, और सभा में क्या होता था? सभा में बुजुर्ग हुआ करते थे। अथर्ववेद ने सभा और जो समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछेंगे कि किसने सभा और समिति को किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है? तो वो अथर्ववेद में कहा है। कहाँ पे किस में कहा है? अथर्ववेद में कहा है। ये सभी न्यायिक काम करती थीं और अन्य कार्यों के साथ राजा की नियुक्ति में भी ये भाग लेती थीं। अथर्ववेद में किसकी पुत्री हैं ये? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? देखो, सबसे पहले आया था मौर्य, फिर आया था गुप्ता, फिर आया था कुषाण और फिर आया था चालुक्य। मौर्य वंश का समय रहा था 322 से
185 ईसा पूर्व। तो ये सबसे पुराना है मौर्य वंश। 322 से 185 पुराना है। तो और 320 से 1200 ईस्वी तक गुप्त वंश चला था। गुप्त साम्राज्य 275 से 300 ईसा पूर्व भी बोला जाता है इसको। तो 275 से 300 ईस्वी ये गुप्त वंश चला था। कुषाण वंश, कनिष्क इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था कुषाण वंश का। और जो कुषाण वंश था 270 ईस्वी के आसपास के लिए ये जाना जाता है। इसके अलावा चालुक्य वंश का शासन, ये साउथ के थे और 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच इनका शासन रहा था और दक्षिण में इनका शासन रहा है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। टोटल 11 बुकलेट हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किए हुए नोट्स हैं। इसमें वन लाइनर फैक्ट भी डाले हुए हैं। इतिहास और भूगोल के लिए टोटल वन लाइनर फैक्ट, बहुत ही आसान तरीके से वन लाइनर फैक्ट संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए हर टॉपिक को कवर किया है। कुछ फाइलें टोटल हैंड रिटन है जिनको पढ़ने में बर्डन लगता है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी है, विज्ञान, पर्यावरण। इनके हर जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक के अनुसार अलग अलग 1000 2000 वन लाइनर डाले हुए हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसको चित्रों, फ्लो चार्ट के साथ कवर किया है। भारत विश्व भूगोल का वन लाइन, भारत और मध्य प्रदेश का जो खेल कूद है वो भी मैंने पूरे फैक्ट अब पुराने से लेकर अब तक का, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो, कोई भी हो, क्रिकेट की कोई भी क्वेश्चन हो, कितने टीम होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, किसको क्या मिला, कब शुरुआत को, सबको हैंड रिटन कवर किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रादेशिक संस्थाएं जो हैं, आयोग है, यूनिट 10 है, उसको चार्ट सहित कवर किया है। तो ये जो हमारे सभी पूरे नोट्स हैं ये 2599 में है, प्लस इसमें कुरियर चार्ज अलग रहेगा। बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सअप करके हाय लिखना है। हाय करके आपको बताना है कि आपको कौन सा नोट्स लेना है, MPPSC प्री का लेना है, मेंस का लेना है या महिला सुपरवाइज़र का लेना है। जो भी नोट्स लेना रहेगा आपको एड्रेस भेजना पड़ेगा, मैं आपको पेमेंट नंबर दूँगी। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट देना है। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास ये पहुँच जाएंगे। जो भी नए लोग हैं, वो जो नहीं जानते हैं किस प्रकार, उनके लिए मैंने ये बता दिया है। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, जो हमेशा से लेते हुए आ रहे हैं, उनके लिए जानकारी सेम है। ये जो हमारी महाअभ्यासिका है, जो ये मैं बता रही हूँ आपको, जो 9999 MCQ है, इसमें 100 और प्लस कर दिया है, तो अब 10,100 MCQ इसमें है। बहुत ही सुपर डुपर महाअभ्यासिका है। इसमें हर अभ्यासिका में 100 प्रश्न हैं। टोटल 10,000 प्रश्न हैं। 100 और डाल दिए हैं तो 10,000, टोटल 10,100 प्रश्न हैं। पूरी की पूरी हर यूनिट से 100 जो है, हर यूनिट के टेस्ट लिए गए हैं, हर यूनिट के प्रश्न लिए गए हैं। तो हर यूनिट के 10-10 टेस्ट हैं। हर यूनिट के जो 10 टेस्ट होंगे, मतलब हर यूनिट से 1000 प्रश्न हैं। 10,000 प्रश्नोत्तरी है हर यूनिट की। जब आप 1000 प्रश्न कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको घर पे भी ले जाने मिलेगी, मतलब आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। ये 15 अक्टूबर को ये लॉन्च होगी। सुपर डुपर ये सीरीज़, सभी लोग इसको लीजिएगा। बहुत ही कम रेट रखूँगी मैं इसका। जो भी हमारा कॉपी का चार्ज आएगा और जो भी कुरियर चार्ज रहेगा वही इसका रेट रहेगा। सभी लोग इस टेस्ट को ज़रूर लीजिएगा और इसको ज़रूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिल सकती है, क्योंकि ये मौर्य समाज में ही लिखी थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से, इससे भी मिलती है। अशोक के शिलालेखों से, ये भी मौर्य शासक थे। उपरोक्त सभी साधनों तो इसका ये सभी साधनों से, क्योंकि ये सभी तीनों ही जो ग्रंथ हैं ये मौर्य काल के ही हैं, तो तीनों से ही इसकी जानकारी मिलती है। अगला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछते हैं। मौर्य शासक था, उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था। अशोक की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, ब्रह्मगिरी, पाटलिपुत्र या इलाहाबाद? अशोक की राजधानी क्या थी? अशोक के राज्य की राजधानी क्या बनाई थी अशोक ने? तो जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र मतलब क्या होता है? जो वर्तमान का जो पटना है उसको ही पाटलिपुत्र बोला जाता था मौर्य काल में। और मगध में जो पाटलिपुत्र था वो इनकी राजधानी रहा था। उज्जैन और तक्षशिला में ये क्षेत्रीय राजधानी भी रही थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अशोक के राज्य का, अशोक को चक्रवर्ती सम्राट भी बोला जाता था।
और इनको अशोक का एक दूसरा नाम प्रियदर्शी भी बोला जाता था, देवनाम प्रिय भी बोला जाता था, क्योंकि देवनाम प्रिय क्योंकि देवताओं के प्रिय थे। इसके अलावा इनके जो पिता का नाम था वो बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता के नाम बिंदुसार था। क्या था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और अशोक की राजधानी मगध में क्या रही थी? पाटलिपुत्र रही थी। क्या रही थी? पाटलिपुत्र रही थी। भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाला चीनी यात्री का नाम क्या था? मेगास्थनीज हेनसांग फायान एरियन। हेनसांग जो था वो एक चीनी यात्री था, भारत के इतिहास का वर्णन जिसने किया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सुपर डुपर क्वेश्चन थे। आशा आपको पसंद आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।